हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को मैंने जब यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले अपना एक 15 दिन का सीरीज़ चलाई थी। उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं मुझे जैसे पता चला कि लोग जो है जो बिल्कुल अभी जब नई वैकेंसी आएगी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी बीएड करा है, पढ़ाई करी है लेकिन इतना नहीं पता है, शेक्सपियर पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें? तो ये अगर आपके दिमाग में भी ये आते हैं, ये सीरीज़ फाउंडेशन सीरीज़ है इसका नाम। ये फ्रेशर्स के लिए है, ये वेटरन्स के लिए नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए है। ये उनके लिए है जिन्हें मतलब लिटरेचर का एबीसीडी नहीं पता है, तो उनको बताने के लिए है कि भई आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा कि हमने इसमें लिखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो भी टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ। इस सीरीज़ को फाउंडेशन सीरीज़ है, इसमें आपको लेक्चर्स के माध्यम से यही बताया जाएगा कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप पढ़ो क्या? कैसे पढ़ो? कहाँ से शुरुआत करो? देखो, ये फाउंडेशन सीरीज में हर एक्सपर्ट की कहानी एक बेसिक से शुरू होती है। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत बिल्कुल शून्य से। मतलब यहाँ पर अगर आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है तो सीधा शेक्सपियर मत स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर वो उसमें चीजें नहीं पता होती। क्या एलिजाबेथन एज, थिएटर, शेक्सपियर का परिचय स्टेप बाय स्टेप सीखिए, एक महत्वपूर्ण आसान भाषा में, आम भाषा में। क्या क्या सीखेंगे? इंग्लिश लिटरेचर की पूरी यात्रा, ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न एज तक, एलिजाबेथन एज एंड थिएटर, शेक्सपियर का जीवन और समय, प्लेज, लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, एमसीक्यूज एंड अदर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, डर होगा खत्म अगर आप सीखेंगे, समझेंगे और एक्सपर्ट्स बनेंगे। एक्सपर्ट्स की तो क्या कहूँ, बात ये है कि कई बार जो होता है ना, ये लगता है कि अरे इतना तो स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ये तो चीज़ें आती ही होंगी। तो वो सब ना है बिल्कुल शून्य से। तो दिस सीरीज़ फाउंडेशन सीरीज़ और इज़ फॉर फ्रेशर्स कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, मैं किसी मार्केट की गाइड बुक के बारे में नहीं है, आप पढ़ो तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। सभी कहते हैं आपको कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, जितने भी जो फ्रेशर्स हैं। मगर बात ये है कि वो स्टैंडर्ड बुक समझ में भी तो आनी चाहिए। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो ना जब स्टूडेंट्स जब बाकायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ना सबको कहा जाता है कि भई आप ये बस जो है किताबें जो है आप डेविड डिचेस पढ़ो और एल्बर्ट को पढ़ो, एमएच अब्राहम्स पढ़ो। अब स्टूडेंट्स क्या, जो वहाँ पे एक माहौल होता है तब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मतलब इतना माहौल नहीं होता लेकिन बाद में मन करा कि हाँ भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तो उन्हें ना वो सारी चीजें बड़ी बोझ समान लगती हैं। अभी पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो मन करता है कोई एक ना आसान ही लैंग्वेज में हमें कोई समझा दे तो कितना अच्छा रहे। तो आपके लिए ये चीज मैंने बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ये चीज स्टार्ट करी है, तो मैं फ्रेशर्स के लिए ये आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो यही बिल्कुल फ्रेशर से लेके यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं अपने पेड बैचेस में भी करवा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे ऐप पर आ सकते हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं उन्हें देख सकते हैं। थोड़ा-सा मैं भी इनका ऐड आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ कि शुरुआत जो कर रहे हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। विलियम शेक्सपियर को पढ़ना शुरू करो और सीधा विलियम शेक्सपियर पढ़ लो, ना जी ना, ऐसे नहीं पढ़ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या-क्या जानेंगे, आपको सबको दिख रहा होगा आज क्या है। सबसे पहले आप ये 2-3 लेक्चर में विलियम शेक्सपियर को हम खत्म करेंगे। विलियम शेक्सपियर जी को वर्क्स वगैरह उनके बिफोर प्लेस तो आप पढ़ लेंगे। आप सबसे पहले ये देखिए, बिफोर शेक्सपियर द वर्ल्ड दैट क्रिएटेड। जब भी आप किसी राइटर को पढ़ते हो, तो राइटर को पढ़ने से पहले आपको उस राइटर का जो सोसाइटी थी, जो एज थी, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत चीज़ें जाननी ज़रूरी है, एंड दैट आई विल लेट यू नो टुडे। तो सबसे पहले है बिफोर शेक्सपियर द वर्ल्ड दैट क्रिएटेड शेक्सपियर। आज क्या-क्या हम सीखेंगे?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड यूके? टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शॉर्ट में है, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन बेसिक में है अभी, एलिजाबेथन एज, फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर एंड बेसिक लिटरेरी टर्म्स। ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, आई नो दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दे विल फाइंड दिस सीरीज कि अरे ये तो हमें सब आता है, ये क्या पढ़ा रही हैं, बट दिस इज फॉर फ्रेशर्स जिन्होंने अभी शुरुआत करी है। शुरुआत करो तो अच्छे से करो, और जब इनको करने के बाद पढ़ोगे तब जो है आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और रिमेंबर, वी डू नॉट स्टडी शेक्सपियर इन आइसोलेशन, ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, हिज कंट्री, हिज पीपल एंड देयर थिंकिंग, दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? आई नो कि आप पता है नहीं पता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले, इंग्लैंड जो है वो एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स आता है। और जो यूनाइटेड किंगडम है ना, जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए थे, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड है। आप इसका मैप भी देख सकते हैं, ये इंग्लैंड है, जो ये येलो वाला है दैट इज इंग्लैंड। ये आपको जो दिख रहा है, आप ये देखो, जो ये हिस्सा है, ये पूरा जो ये रेड कलर का हिस्सा है, ये जो मैं कर रही हूँ, ये इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स अगर लेते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये और ये तीनों जो है, तो ये हो जाता है आपका, आप यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन। और अगर आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नदर आयरलैंड, जो ये अलग है, नदर्न आयरलैंड, ये भी ले लेते हैं, तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम, द यूके। ठीक है, आर्टिकल क्यों लगता है इसके आगे। अब उसके बाद आपको टाइमलाइन के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ही बताया था, इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कौन सी सदी से हुई? ये देखो, यहाँ 4 लग रहा है ना, इसमें +100 कर देंगे तो ये सेंचुरी हो जाती है, 5th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में जो लिटरेचर की, ब्रिटिश इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई 5th सेंचुरी से। अब यहाँ 1066 है ना, 10 है ना, +1 कर दो, 11th सेंचुरी। 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी, ये 10 है, ये 15 है, इसमें +1 यानी कि 100 ईयर आगे चलती है। तो अगर 1066 लिखा हुआ है तो वो 11th सेंचुरी है, 1500 लिखा हुआ है तो 16th सेंचुरी है। तो ओल्ड इंग्लिश 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक, यानी कि जो पुरानी इंग्लिश थी वो चली 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। जो मिडल इंग्लिश है, ये वो सवाल होते हैं जो स्टूडेंट्स पूछने में झिझकते हैं कि ये 1066 को 11th सेंचुरी है या ये 10th सेंचुरी है। ये 10th नहीं है, जैसे अभी हम लोग 2026 लिख रहे हैं, ये 20 है ना, तो सेंचुरी में +1 कर दो, 21st सेंचुरी है। ठीक है, 21st सेंचुरी है। इसी तरीके से प्लस कर दिया जाता है। मिडिल इंग्लिश जो है वो 11th से 16th सेंचुरी। रेनेसांस जो आया वो 16th ऑनवर्ड्स है। एलिजाबेथन एज है हमारी 16 से सेंचुरी में के मध्य में है। एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर आई, और 1603 यानी कि 17 सेंचुरी की शुरुआत तक। और विलियम शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है वो 1564 से 1616, यानी कि इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट दोनों के समय में काम किया है। लेकिन ये कहलाते हैं, विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं एलिजाबेथन राइटर, एलिजाबेथन राइटर कहलाते हैं। ये जेकोबियन नहीं, एलिजाबेथन राइटर कहलाते हैं। ये हो गई चीज। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये आया आपको, अगर आप विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, विलियम शेक्सपियर को जानना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उनकी एज को जानो, रेनेसांस के बारे में जानो। आप रेनेसांस, ये जो वर्ड आप दिख रहा है आपको, रेनेसांस, ये एक फ्रेंच वर्ड है। एक चीज ये याद रखिएगा, रेनेसांस जो है ये फ्रेंच वर्ड है, और ये सबसे पहले जो यूज किया था, ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशलेट के द्वारा यूज किया गया था। जूल्स मिशलेट के द्वारा ये वर्ड रेनेसांस यूज किया गया था, और ये 16वीं सेंचुरी में यूज नहीं किया गया था। रेनेसांस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म किसका हुआ? पुनर्जन्म हुआ ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक और रोमन। ग्रीक ग्रीस से बना, रोमन ठीक है, यानी कि लैटिन लर्निंग रोम से। ग्रीक और रोमन लर्निंग आर्ट लिटरेचर, ये पुनर्जन्म किसका था? ग्रीक लर्निंग का, रोमन लर्निंग का। मतलब इससे पहले फिर लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले लोग मध्यकाल में थे, वो सिर्फ और सिर्फ थियोलॉजी यानी कि पाखंड और धर्म के बारे में पढ़ते थे। और वो सिर्फ और सिर्फ मतलब है ना, वहां पर जो लोग थे वो जो पोप, सबसे ज्यादा जो करप्शन था वो चर्च में था। तो ये रेनेसांस के दौरान लोगों की रुचि दोबारा से किस में आई? रेनेसांस के द्वारा जब पुनर्जन्म, ये पहले से था लेकिन पुनर्जन्म हुआ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग का। रेनेसांस की शुरुआत हुई 14 सेंचुरी में इटली में, और उसके बाद वो 1485 में यानी कि 15वीं सेंचुरी के अंत में इंग्लैंड में आया, जब हेनरी सेवेंथ राजा बने। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये ग्रीक एम्पायर एक बार उसका दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, रेनेसांस के की फीचर्स क्या थे? अभी मैंने आपको बताया रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसांस का मतलब था पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किसका? ग्रीक एंड रोमन लर्निंग का। रेनेसांस की शुरुआत कहाँ हुई? इटली में। उसके बाद वो अन्य देशों में फैला, लास्ट में इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में देर से आने का कारण ये था रेनेसांस के, कि इंग्लैंड में पहले 100 ईयर युद्ध चल रहा था, फिर वॉर ऑफ रोजेस चला। ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में 100 ईयर वॉर, सॉरी, वॉर ऑफ रोजेस का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने और विलियम शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेज में 100 ईयर वॉर, वॉर ऑफ रोजेस, इन सब के बारे में बताया। तो अगर आपको ये पता ही नहीं तो आप हिस्ट्री प्लेज कैसे पढ़ोगे? ह्यूमनिज्म, रेनेसांस ने के की फीचर्स क्या थे? जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब इंग्लैंड में रेनेसांस के आने से पहले या यूरोप में रेनेसांस के आने से पहले लोग किस पे यकीन करते थे? चर्च पे, थियोलॉजी पे। पढ़ते भी क्या थे? थियोलॉजी। और उनको जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ पोप की बातों में था, मध्यकालीन युग में यानी कि 15वीं सेंचुरी तक। जब इटली में रेनेसांस आया तो इटली के जो स्कॉलर्स, इटली में जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर, जब जो आज जो है भाई, मतलब उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उस समय एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक औद्योगिक शहर था। और उस पर लगातार जो है वो टर्क्स जो है वो उस पर आक्रमण कर रहे थे। और जब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता था वो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑल दैट पढ़ाया जाता था। तो जब लगातार उस पे आक्रमण हो रहा था तो फाइनली वहाँ के लोग, कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग जो हैं, जब लगातार आक्रमण से डर कर इटली में शरण ले रहे थे। तो इटली जो है, जब वहाँ के जो स्कॉलर्स आ रहे थे, किताबें ला रहे थे, जब वो स्कॉलर्स आ रहे थे, वहाँ नौकरियाँ भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा रहे थे, तो अचानक से लोगों का जो शिफ्ट था, वो थियोलॉजी से ह्यूमनिज़्म पर गया। और इटली में लोगों को ये समझ में आ गया कि अभी तक जो हमें ये धर्म, ये स्वर्ग, नर्क और ये सब कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, वो सब गलत है। नाउ दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ह्यूमनिज़्म। तो धीरे-धीरे लेकिन और देशों में भी ये रेनेसांस बढ़ने लगा, जब लोग पूरा थियोलॉजी से निकलकर इस नए चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। इंग्लैंड में ये लेट इसलिए पहुँचा क्योंकि इंग्लैंड में युद्ध चल रहे थे, और जब युद्ध शांत हुए, हेनरी सेवेंथ राजा बने, तो इंग्लैंड में रेनेसांस की शुरुआत हुई। अब रेनेसांस जो है ना, वो किस चीज़ पे बल देता था? रेनेसांस जो बल देता था, वो था ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म का मतलब होता है मानववाद, यानी कि मानववाद। यानी कि जो ये रेनेसांस वाले जो राइटर्स थे, रेनेसांस के जो बिलीवर्स थे, वो ये मानते थे कि भाई जो व्यक्ति को धर्म, अधर्म, मृत्यु के बाद क्या होना है, उस पे फोकस करने की जगह सेंटर ऑफ फोकस जो होना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए।
तर्क होना चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए। तो ह्यूमनिज्म था रेनेसांस के की फीचर। ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर था वो ह्यूमन बींग्स पर ही फोकस करता था, उसे पढ़ाया गया जाने लगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नए स्टाइल की पेंटिंग, स्कल्पचर और बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। और सबसे जरूरी चीज जो आई कि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस, पहले प्रिंटिंग प्रेस, पहले कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के तक शिक्षा का अधिकार था, तो वो कुछ जानते ही नहीं थे, जो उन्हें पोप वगैरह बता देते थे वही वो मान लेते थे। लेकिन जब जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करा और इंग्लैंड में जब 1476 में विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, विलियम कैक्सटन, तो जो है बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई, चीप का जो है वो बुक्स हुई, लोगों ने पढ़ा और लोगों को उनकी ज्ञान चक्षु खुले। विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। लोग अब जब आप किताब पढ़ते हैं, नॉलेज आती है, तो लोगों ने जो सदियों से चीजें चली आ रही थी, स्वर्ग नर्क धर्म अधर्म एंड ऑल दैट, जिन पे पोप लोग कहते थे कि भाई हम जो कह रहे हैं वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, तो हम पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी और यहीं से जो पोप का संसार था वो डोलने लगा। अब आते हैं रिफॉर्मेशन बेसिक। अब मैंने अभी आपको बताया कि रिफॉर्मेशन है क्या। रिफॉर्मेशन जो ये वर्ड आप देख रहे हो, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार। अब सुधार किस चीज में सुधार चाहिए, सुधार चाहिए किस चीज में, ये आप व्यक्ति भी देख रहे हैं। देखिए 14th सेंचुरी में एक रचना है, चौसर की रचना है, द कैंटरबरी टेल्स। जिन्होंने भी एमए कर रखा है उन्होंने ये पढ़ा होगा। चौसर का नाम तो मेरे ख्याल से सभी ने ही सुन रखा है, द कैंटरबरी टेल्स। ये चौसर का वर्क है और इसमें उन्होंने खुलकर बताया है कि 14th सेंचुरी में सबसे ज्यादा जो करप्शन था वो किसमें था, चर्च में था। ठीक है, चर्च में था। अब चर्च में करप्शन का क्या रीजन था भाई? देखिए एक चीज सोचिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आप खुद सोचिए कि जब कहता ना कि पावर भी पढ़े लिखे लोगों के हाथों में आए तो उन्हें पता है कि उन्हें कैसे यूज करना है। 1348 यानी कि 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ यानी कि एक यूबोनिक प्लेग आया, जिसमें इंग्लैंड की जो है जनसंख्या, बहुत सारे लोग मारे गए और उनमें काफी संख्या में जो प्रीस्ट थे वो मरे। अब क्या हुआ कि साधारण पढ़े हुए जो लोग थे उनको भी चर्च में मतलब जिसे कहना चाहिए एक ऊंचे पोस्ट पे बिठा दिया गया। सिर्फ उन्हें लैटिन पढ़नी आती थी और कुछ नहीं। तो जब कहते हैं ना कि इतनी पावर, इतने लोग तुम्हारे फॉलोअर्स है, तो कुछ भी बोलो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो बोलो, ये काम होने लगा। तो उन्होंने लोगों को अपने हिसाब से बेवकूफ बनाना शुरू करा। इवन इंडल्जेंसेस बेची जाने लगी कि हम तुम्हारी स्वर्ग में सीट रिजर्व करवा देंगे। इतना ज्यादा करप्शन था। तो इस करप्शन के खिलाफ, ये तो खैर मैं इंग्लैंड की बता रही हूँ, लेकिन ऐसा करप्शन पूरे यूरोप में था। तो इस चर्च में करप्शन के खिलाफ जो सबसे पहले आवाज उठाई वो उठाई मार्टिन लूथर ने 16th सेंचुरी में। ये देखिए 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई। कहा? जर्मनी में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है इंडल्जेंसेस बेचते हैं, ये स्वर्ग में सीट रिजर्व, इंडल्जेंस लोगों को मतलब माफी में बिकती है। आपने कितने भी पाप करे हो, आप जो है कुछ पैसा देकर उन पापों को से मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है मार्टिन लूथर ने कहा कि चर्च में अगर रिफॉर्म लाना है, सुधार लाना है, तो पोप की बात नहीं सुननी है। किसकी बात सुननी है? बाइबल की। अपने धर्म ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो करो। रिफॉर्मेशन का बेसिक ये था कि पोप को मत फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो। ये रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में कौन लाया? किंग हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ जो है उन्होंने क्या करा, किंग हेनरी एट्थ जो है उनके फादर हेनरी सेवेंथ की जब आए 1485 में, तो इंग्लैंड में रेनेसांस की शुरुआत हुई। हेनरी एट्थ एक मतलब एक महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके फादर ने उनकी शादी जब करवाई थी हेनरी एट्थ की, तब वो हेनरी एट्थ नहीं थे, प्रिंस हेनरी की जब शादी करवाई तो उन्होंने पॉलिटिकल पर्पस से कराई थी। कैथरीन प्रिंसेस ऑफ एरगन से, वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, हेनरी एट्थ से उम्र में बहुत बड़ी थी।
एंड शी कुड गिव बर्थ ओनली टू अ डॉटर जिनका नाम मैरी है। अब हेनरी एट एक मेल एयर चाहते थे, लेकिन वो प्रिंसेस जो कैथरीन प्रिंसेस ऑफ एरागन जो थी, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और वो मेल एयर दे पाने में असमर्थ थी। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, हेनरी एट्थ ने कहा। तो पोप ने मना कर दिया। पोप ने कहा नहीं भाई, दूसरी शादी तो तुमने कहा, यू कैन कीप एज मेनी कीप्स एज यू वांट टू, तुम कीप रख सकते हो, मगर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो नल एंड वॉइड होगी, दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब उस समय हेनरी एट्थ का अफेयर जो है वो एन बोलेन के साथ चल रहा था, एंड शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। अब हेनरी एट्थ को ये डर सताने लगा कि अगर बच्चा हो गया, शादी हुई नहीं, तो ये बच्चा तो जो है ये इलीगल होगा, इलिसिट होगा, और ये बच्चा कभी गद्दी पर बैठ नहीं सकता। अगर वो मेल एयर होगा तो, क्योंकि जो कीप के बच्चे होते हैं, भले ही मेल एयर क्यों ना हो, मगर उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। तो हेनरी एट ने पहले तो पोप से रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब पोप ने मना कर दिया, तो उन्होंने पोप के साथ कहा कि मैं पोप की बात मानूंगा नहीं। उन्होंने पोप के साथ जो है वो अपने संबंध खत्म किया, एंड ही रीमैरिड। उन्होंने एन से शादी कर ली, और खुद को उन्होंने जो है, उन्होंने एक जो है एक चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो है उन्होंने क्रिएट करा 1534। उन्होंने खुद को प्रोटेस्टेंट माना नहीं, लेकिन उन्होंने पोप से अपने संबंध खत्म करने के साथ उन्होंने एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत करी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करा कि राजा जो है वो सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, कोई पोप सुप्रीम नहीं है। हेनरी एट जो कि जो है ये हेनरी एट हैं वैसे, हेनरी एट जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फादर है, मैरी के फादर है। अब इस समय रिलीजन जो है वो चेंज हुआ, लोग जो है वो, भाई अपने राजा को देख के तो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। रिलीजन चेंज हुआ, कैथoliसिज्म से प्रोटेस्टेंट्स में लोग परिवर्तित हुए। प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो बाइबल को मानते थे, और लोग जो है ना धर्म के परे जाकर सोचने लगे। अब चलिए, अब बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की। अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है तो मुझे बताइए कि अगर यहां तक बात, आप सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, चलिए बीच में रुक के क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं, भी इसके कुछ टर्म्स भी हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लास्टेड बिटवीन विच ईयर्स? 1066 to 1500, 1500 onwards, 450 to 1066, या 1558 से 1603? तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कौन सा है? 5th सेंचुरी, यानी कि 450 से 1066, यानी कि 11th सेंचुरी तक। इन व्हाट आर द डेट्स फॉर विलियम शेक्सपियर्स लाइफ? 1558 से 1603, 1066 टू 1500, 1564 टू 1616, या 1500 टू 1616? इतना तो कुछ हो ही नहीं सकता, 116 साल तो दैट इज 1564 से 1616। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसांस? रेनेसांस का मतलब क्या है? रेनेसांस का मतलब क्या है? रीबर्थ। रेनेसांस कौन सा वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? एंड दैट्स अ फ्रेंच वर्ड। हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु यूज्ड दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? रेनेसांस, and that is Jules Michelet. In which country did Renaissance begin in the 14th century? And that is Italy. तो अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड है। और अब मैं आप लोगों को इसमें एलिजाबेथन एज जो है उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथ 1558 में गद्दी में, ऐसा है क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पर आई तो शी हैड टू बेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उनको खुद को रानी साबित करने में ही 30 साल लग गए, ठीक है।
और 1588 में जब स्पेनिश अरमंडा जब उन्होंने स्पेन को हराया, तो क्वीन एलिजाबेथ शी वाज अ वर्जिन क्वीन, शी डिडंट मैरी। तो इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके दूर के रिश्तेदार जेम्स फर्स्ट यानी कि जो जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड थे, वो राजा बने। तो ये था रूल्ड बाय 1558। ये गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहलाती है। क्वीन एलिजाबेथ का समय 1558 में वो गद्दी पर आई। बहुत शी वाज दैट टाइप ऑफ वुमन कि जिनके कहते हैं ना कि लिटरेचर भी फलता फूलता तब है कि जब जो भूमि है, जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो। तो दिस वाज अ पीरियड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड नेशनल प्राइड। क्वीन एलिजाबेथ ने पेट्रोनेज दी। उनके समय में ड्रामा, लिरिक, ये सब जो है खूब उभर के आए। क्वीन एलिजाबेथ के समय में ड्रामा जो है वो फर्स्ट नंबर पे था, यानी कि ड्रामा ड्रामा फर्स्ट पे था एंड लिरिक जो है वो सेकंड नंबर पे थे। और ये दोनों ही, लिरिक जो होता है वो इमोशन से संबंधित होता है, इमोशंस। तो इस समय लोग जो है पीपल स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इमोशन एंड ऑल। ये पीरियड में लोग एक्सप्लोरेशन फ्लरिश हुआ, दूर दराज की कंट्रीज में गए, वहां का कल्चर अपने देश में लाए। प्रिंटिंग से एजुकेशन डेवलप हुई। थिएटर और लिटरेचर ने लोगों को कल्चरली रिच करा। और ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज, जो कहलाती है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किसने कहा है? सीपी स्नो ने कहा है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इज इट कॉल्ड द गोल्डन एज? गोल्डन एज कहलाने का एक रीजन ये है कि जब क्वीन एलिजाबेथ आई, वो भी 1588 से 1603 का समय, जब क्वीन एलिजाबेथ ने खुद को प्रूव करा था कि हाँ मैं एक अच्छी रूलर हूं, एंड शी वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर। इस समय इकोनॉमी स्ट्रांग थी, इंग्लैंड में युद्ध नहीं हो रहे थे। आर्ट्स, लिटरेचर एंड ड्रामा। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो गोल्डन एज ऑफ है ना, जो लास्ट का ये 1588 से 1603 का जो समय है, ये कहलाता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये वो समय है जब ये 1588 डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्मडा, जब उन्होंने स्पेन की नेवी को हराया था। आर्ट, लिटरेचर एंड ड्रामा फ्लरिश हुए और लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावनाएं, दे स्टार्टेड लविंग देयर कंट्री। फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। सबसे पहले एलिजाबेथन लिटरेचर के फीचर्स देखते हैं। इस समय एलिजाबेथन एज में थियोलॉजी के बारे में नहीं लिखा गया, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में लिखा गया है, उनके पोटेंशियल के बारे में लिखा गया। ये लिटरेचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक था और एक एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानते हुए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए इंडिविजुअलिज्म पे आधारित है, यानी कि व्यक्ति विशेष पर है, फोकस ऑन द इंडिविजुअल, कि उस व्यक्ति ने क्या करा। एंड मैंने अभी बताया कि ये समय जो है क्वीन एलिजाबेथ ने आकर खुद को प्रूव करने में इंग्लैंड को बहुत ज्यादा कल्चरली रिच करा। और इस समय लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिज्म की भावना है। जब लोग अपनी अपने राजा पे यकीन करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो अपने देश से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उनको अपनी जड़ें मजबूत दिखाई देती हैं। क्वीन एलिजाबेथ के साथ यही समय था, क्योंकि इससे पहले बहुत युद्ध हो रहे थे, उथल पुथल वाली स्थिति थी। क्वीन एलिजाबेथ ने आके चीजों को बैलेंस करा। क्वीन एलिजाबेथ के समय में युद्ध, मेजर युद्ध नहीं थे। क्वीन एलिजाबेथ विभिन्न कलाओं को जो है वो पैट्रोनेज देती थी और उनके समय में लिटरेचर खूब फला फूला। उनके समय में स्कल्पचर, लिटरेचर, ह्यूमैनिटी सब खूब फली फूली। तो लोग ना जब अपने राजा को पे विश्वास करते हैं, तो वो देश भी जो है, जिस कंट्री के राजा पे लोग, जिस कंट्री की सरकार पे लोग यकीन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कंट्री खूब फलेगी फूलेगी। और यही चीज जो है क्वीन एलिजाबेथ के समय में थी। इसलिए लोगों के अंदर एक फीलिंग थी पेट्रियोटिज्म की, और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग इनके इस समय के वर्क्स में भी देखने को मिलता है। एडवेंचर, चूंकि ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेड हो रहा था, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो वहां का कल्चर लेके आ रहे थे, अपने देश को कल्चरली रिच का। एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ये जो राइटर्स थे, जो एलिजाबेथन एज के राइटर्स थे, जो एलिजाबेथन एज के राइटर्स थे, ये ग्रीक क्लासिकल लर्निंग से प्रभावित थे, मगर ये रोमन लिटरेचर से ज्यादा प्रभावित थे। ये कॉमेडी में प्लॉटस एंड टेरेंस जो है उसको फॉलो करते थे,
और ट्रेजेडी में सेनेका को फॉलो करते थे। ये ग्रीक राइटर्स से इतने प्रभावित नहीं थे जितने ये रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूं। अब बेसिक लिटरेरी टर्म्स आप सभी ने, जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में सबने जान रखा होगा कि क्या है। ये बिल्कुल बेसिक लिटरेरी टर्म्स है। मैं ये मान के ही नहीं चल रही कि फ्रेशर्स हैं तो इन्हें, मैं, आपको आता होगा, लेकिन जब हम ऐसे सोच के चलते हैं ना कि टेबुला रासा, कोरी स्लेट, तो बहुत आराम से आप जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, उस चीज को ग्रास्प करते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये यूट्यूब का सेशन है, इससे कहीं ज्यादा डिटेल में और चीजें जो हैं वो अपनी पेड क्लासेस में बताती हूँ कि मैं तो, देखिए मेरा ये नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा दिखाओ और अपनी क्लासेस में ना करो। क्लासेस में इससे भी ज्यादा होता है। यूट्यूब का एक बंधा हुआ सेशन होता है आधे पौन घंटे का, उससे ज्यादा यूट्यूब पे कोई दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ये, आप ये मानिए दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और इससे कहीं ज्यादा पेड क्लासेस में होता है। तो जो जिसको इससे हेल्प मिलेगी वो इससे हेल्प लेकर अब इन पॉइंट्स को इलेबरेट करके ये हिस्ट्री की किताब पढ़ लेगा, शेक्सपियर पढ़ लेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगी, मार्केट में अवेलेबल गाइड बुक से पढ़ने से बेटर ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। अभी जब तक वैकेंसी नहीं आई है ना, तब तक आप लोग जो है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के कम से कम अपने आप को एनरिच तो कर सकते हो। अब आप शुरुआत ही का गलत चीज से करते हो, जिसमें आपको एबीसी पता नहीं है और आप एमसीक्यूज रटना शुरू कर देते हो, या आपको कुछ पता नहीं है एंड यू स्टार्टेड जो है लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। तो लर्निंग नहीं, क्रैमिंग, रोट मेमोरी, तो वो तो यहाँ से एंटर होती है और यहाँ से निकल जाती है। तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, शुरुआत ही करनी है। तो आपके पास जो आपकी बीए की बुक्स होंगी और नहीं है तो आप जो है कम से कम आप एक हिस्ट्री का एक अच्छा जो लेक्चर तैयार करना चाहते हैं, आप डब्ल्यू जे लॉन्ग बुक तो सभी के पास होती है, नहीं है तो उसको पढ़िए। आपको बोरिंग लगती है कोई बात नहीं, कम से कम आपकी फैकल्टीज को वो एनरिच तो करेगा। ड्रामा, ड्रामा क्या होता है? एक लिटरेरी वर्क है, रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा की एक और बात बताती हूँ, ड्रामा जो है ना वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया था, ये रिलीजन से उत्पन्न हुआ है। लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित करने के लिए ड्रामा की शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ड्रामा जो है एक एंटरटेनमेंट का साधन बन गया। ड्रामा में क्या होते हैं? एक्ट्स होते हैं और सीन्स होते हैं। ये भी पता होना चाहिए एक्ट्स कि ड्रामा का जो मेजर डिवीजन होता है, ड्रामा जो डिवाइड होता है ना, ड्रामा का मेजर जो डिवीजन होता है वो किस में होता है? एक्ट्स। और एक्ट्स का जो मेजर डिवीजन होता है वो किस में होता है? सीन्स में होता है। ठीक। ट्रेजेडी, आप ये मुखौटे देख रहे हैं, जब कभी भी एलिजाबेथन थिएटर्स के बाहर लोगों को बताने के लिए, तो जब मतलब इस ये हंसते हुए और ये तो यहाँ पे हंसते हुए लगाए जाते थे, ब्लैक और वो लगाए जाते थे, एक लोगों को बताने के लिए ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, तो एक पर्टिकुलर कलर था, इसमें मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। ट्रेजेडी जो है, ये आप जो है दुखी चेहरे देख रहे हैं, ट्रेजेडी। लेकिन ट्रेजेडी लिखी जाती थी लोगों को के इमोशंस को बाहर लाने के लिए। ट्रेजेडी में जो टर्म होती थी, अगर कोई ट्रेजेडी देखते हुए व्यक्ति रोया नहीं तो वो उस ट्रेजेडी की, ये कहना चाहिए ट्रेजेडी वो है ही नहीं। ट्रेजेडी का मेन पर्पस होता था कैथारसिस, और कैथारसिस का मतलब होता है पर्गेशन ऑफ फीलिंग। ट्रेजेडी की दो फीलिंग्स आनी चाहिए, पिटी एंड फियर। अगर ट्रेजेडी देखते हुए ये दो फीलिंग आपके अंदर नहीं आ रही हैं तो ट्रेजेडी अपने नाम के अनुरूप है ही नहीं, ट्रेजेडी ट्रेजेडी ही नहीं है। और ट्रेजेडी का जो एंड होता है ना, वो दुखद होना ही है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद, दुखांत। ठीक है। और ट्रेजेडी का जो पर्पस है कैथारसिस, और इसमें पिटी एंड फियर। और कॉमेडी, जिसका जो एंडिंग हैप्पी होती है, सब कुछ सुधर जाता है दिनों में, यानी कि सब कुछ जो है सुलझ जाता है, तो वो क्या होता है? दैट इज कॉमेडी। हैप्पी एंडिंग, कॉमेडी। और जिसमें भाई बहुत बड़ी मुसीबत जो एंड होता है ट्रेजेडी का, उसे कैटेस्ट्रॉफ कहा जाता है। बहुत बड़ी मुसीबत, कैटेस्ट्रॉफ। और जो कॉमेडी का है उसे डिनूमे कहा जाता है, व्हेन एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। हिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं? हिस्ट्री प्ले का मतलब होता है ये जो इंग्लैंड के में जिन जिन राजाओं ने राज किया,
उस पे जो हिस्ट्री प्लेज लिखे गए हैं उनके शासनकाल को बताते हुए। ये मेरे बेसिक टर्म्स हैं। अब ऐसे ही है सोनेट क्या होता है? सोनेट है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम है, लेकिन शेक्सपियर वाज नॉट द पर्सन कि जिन्होंने सोनेट को इन्वेंट करा या इंग्लैंड में भी सोनेट वो लाए हो, पर शेक्सपियरियन सोनेट नाम से प्रसिद्ध हो गए। देखिए, सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है। शुरुआत कहां से हुई सोनेट की? ये जो टर्म्स है ना, ये आपको एम एच अब्राम्स की बुक में से पढ़ने को मिलेगा। सोनेट कहां पे ओरिजिन कहां है? इटली। कौन लिखा करते थे? पेट्रियार्क लौरा के लिए। इंग्लैंड के लिए याट लाए। उस सोनेट को इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट करा सरे ने, और उसको नाम किसके, वो उसको सबसे बढ़िया यूसेज किसने करी? शेक्सपियर ने। तो वो शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया। ब्लैंक वर्स ये कौन लाए? हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है ये प्लेस जो होते थे ना, ये जो प्लेस लिखे जाते थे, ये प्ले में ना राइम स्कीम नहीं होती थी, उतार चढ़ाव होते थे, मगर राइम स्कीम नहीं होती थी, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। हर लाइन में सिलेबल्स एक होते थे, मगर राइम नहीं होती थी। सोलिलकी और असाइड ये भी आपका, ये उसी समय ड्रामा के टर्म्स हैं। सोलिलकी का मतलब होता था सोलो प्लस लोक्वा। जब स्टेज पे एक्टर अकेला है और वो अपनी बात जोर से बोल रहा है, जिससे कि ऑडियंस को पता चल जाए कि दिमाग में उसके क्या चल रहा है, ये सोलिलकी है। और असाइड का मतलब होता था कि जब अन्य एक्टर्स खड़े हैं और एक्टर जो है वो बोल रहा है, मगर अन्य एक्टर्स ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। ये दोनों ही डिवाइसेस यूज की जाती थी मन की बात ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज के तरह वो कुछ फीचर्स तो थे नहीं, तो जनता को कैसे पता चलेगा? तो जनता को बताने के। तो ये था एक पार्ट, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, फाउंडेशनल सीरीज है फ्रेशर्स के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम लोग जो है इनके क्लास में कुछ सीख सकते हैं, भले ही जो है लोग इनको कुछ भी महंगा कहें सस्ता कहें, देखिए एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो और इस बार तो बहुत ही कम रखा है, वो तो कहता है किसी को बदनाम करने की कोशिश होती है। बस देखिए, मैं यहाँ पे ग्रामर का तो क्या बताऊं आपको। यूपी टीजीटी का ये बैच है विजयी भव। लिटरेचर है, ग्रामर है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है। अगर अभी तैयार हो रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो अपने आप इसकी प्रिंट आउट निकलिए, प्रिंटेबल पीडीएफ्स है। और अगर है कि भाई हमसे लेने हैं, तो हमें भी अभी नहीं पता कि इनकी, क्योंकि पूरे नोट्स रिवाइज किए गए। इवन जो टीजीटी में पहले नोट्स थे मेरे पास सब कुछ रेडी था, मगर मैंने पूरा रिवाइज करा है। तो जिन नोट्स अगर हमसे चाहिए, तो हमें भी अभी ये नहीं पता इनका कितना बैठेगा, लेकिन लोग प्रिंट अपने आप प्रिंट इनके निकलवा सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ है, ऐसा नहीं है कि आप फोन में या टैब में केवल इन्हें खोल के पढ़ सकते हैं, मगर इन्हें प्रिंट नहीं करा सकते, आप अपने आप प्रिंट करवा लें। ये लिटरेचर प्लस ग्रामर का है, पीडीएफ नोट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एक एक पॉइंट कवर करा जाएगा। जैसे कोई अगर ये कहता है कि हम वहां पढ़े, उन्होंने उसमें तो बहुत अच्छा दिखाया अपने जो यूट्यूब पे था, तो वैसे कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो भैया ऐसा है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ। यूट्यूब पे मैं बहुत सारा चीजें नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी अपने ऑडियंस का पता होता है कौन कितना देखता है कितना नहीं है। और बहुत एक जिसको पढ़ना होता है वो इससे एक उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और जिसको लगता है कि भाई हमें इससे भी ज्यादा है, हमें गाइडेंस मिल सकती है, तो ये एक तरीके से ऐड है, लोग मेरा वीडियोस पे मेरे ऐप से उसे परचेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी जिन्हें लगता है कि नहीं भाई अभी हम कैसे यकीन करें, तो डेमो लेक्चर्स जो हैं, अगर आप ऐप पर आते हैं, डेमो लेक्चर्स कंटेंट में पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। वो लाइव क्लास के लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कैसे पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये विजयी भव का एक केवल लिटरेचर का बैच है। ये टीजीटी पीजीटी का है, इसमें टीजीटी पीजीटी का लिटरेचर है। और इसके अलावा ये जो है ये यूपी टीजीटी का सिर्फ लिटरेचर है 3500 में, मतलब 3500 रुपए में। क्या महंगा है मुझे ये बताओ? कुछ भी नहीं। और लोग 10 जगह हजार हजार खर्च कर देंगे, लेकिन वही है भाई, वो कई फिर इसके बाद इसके उसके उसके, खैर मैं दूसरों की बात क्यों करूं। मैं तो ये कह रही हूँ मेरे बैचेस की ये जो है फीस है, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म और प्रिंटेबल पीडीएफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा एक यूपी टीजीटी पीजीटी लिटरेचर प्लस ग्रामर है, दैट इज 7000। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।